अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कुछ सोचते हुए कहता है, युग के हाथ पर अभी 4 निशान हैं और वर्चस्विनी जी कह रही हैं कि उन्होंने अनुराग अंकल के हाथ पर 5 निशान देखे थे। इसका मतलब है कि युग के हाथ पर अभी एक और निशान आएगा और वो है भक्षानर की आंख। अभिमन्यु की ये बात कहते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु घबराते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, वक्त कम है, बहुत कम। कछुआ अभिमन्यु से धीरे से पूछता है, ये तू क्या बोल रहा है अभिमन्यु, किस चीज के लिए वक्त बहुत कम है? अभिमन्यु कछुए की बात का जवाब देते हुए कहता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है कछुआ, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वो 5वां निशान युग के हाथ पर कभी नहीं आना चाहिए, वरना। कायर कुछ डरते हुए कहता है, वरना क्या अभिमन्यु? अगर वो 5वां निशान युग के हाथ पर आ गया तब क्या होगा? अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है, खामोश खड़ा रहता है। कायर फिर पूछ बैठता है, तू चुप क्यों हो गया? बोलना, अगर वो 5वां निशान। कायर अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि उससे पहले ही डायना उसे बीच में टोकते हुए कहती है, अगर वो 5वां निशान युग के हाथ पर आ गया तो उसका भी वही हाल होगा जो अनुराग अंकल का हुआ था, वो भी उन्हीं की तरह मर जाएगा। जैसे ही डायना ये बात बोलती है सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पर यामिनी गुस्से से लाल हो जाती है। यामिनी इस बार अपना आपा खो बैठती है और डायना पर भड़कते हुए कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो डायना? बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ तो लिया करो। तुम मेरे युग बाबू के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? डायना जानती थी यामिनी का गुस्सा होना लाजमी था। डायना इतना तो समझ गई थी कि यामिनी उसकी दुश्मन कतई नहीं है। दुश्मन तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है, इसलिए वो नर्म लहजे के साथ ही यामिनी से कहती है, मैं तो वही बोल रही हूँ यामिनी जो सच है। सच को कोई झुठला नहीं सकता, फिर चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तुम कामेश्वरी यक्षिणी भले ना हो, पर कामेश्वरी यक्षिणी की बेटी तो हो ना, और उसके मुताबिक तुम भी एक यक्षिणी हुई। फिर तुम तो भक्षानर की आंख के निशान के बारे में जानती ही होगी कि वो सिर्फ आंख नहीं है बल्कि एक द्वार है दूसरी दुनिया में जाने का, भक्षानर की काली दुनिया में जाने का। अगर वो निशान युग के हाथ पर आ गया तो युग एक द्वार बन जाएगा, एक जरिया बन जाएगा इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का। और जानती हो ना, द्वार कभी जीवित नहीं होते हैं, हमेशा मरे होते हैं। यामिनी पलटकर कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो जानती थी कि डायना जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। युग खोया ही रहता है, आखिर अपनी मौत की खबर सुनकर कौन इंसान होश में रह सकता है? कछुआ डायना और उसकी बातों को नोटिस करते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है, ये डायना को इतना सब कैसे पता है इस भक्षानर की आंख के बारे में? इतना तो इस चैटर्जी को उसके बाप ने नहीं बताया था जितना डायना ने 2 मिनट में बता दिया। और इसके ये बाल इतने सफेद क्यों हो रहे हैं दिन ब दिन? अमोदिता घबराते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, युग जी को कुछ नहीं हो सकता। यामिनी अमोदिता को घूरते हुए कहती है, युग बाबू को कुछ नहीं होगा अमोदिता, तुम इतना घबराओ मत। मैं अपने युग बाबू को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। यामिनी के इतना कहते ही अगले ही पल अमोदिता यामिनी से अपनी नजरें चुराने लग जाती है और दूसरी तरफ नजर कर लेती है। कायर परेशान होते हुए कहता है, एक तरफ वो काला साया अनुराग अंकल के शरीर में घुसकर तारा के पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से दूसरी तरफ युग के ये हाथों के निशान। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, हम क्या करें? अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, पर अब मेरी सब समझ आ रहा है। कायर तुरंत हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु से पूछता है, क्या समझ आ रहा है तेरे? अभिमन्यु जवाब देता है, यही कि उस काले साए को क्यों अनुराग अंकल का ही शरीर चाहिए था। कायर अगले ही पल बिना सांस लिए अभिमन्यु से बोल पड़ता है, क्यों अभिमन्यु, जल्दी बता, उस काले साए को अनुराग अंकल का ही शरीर क्यों चाहिए था? अभिमन्यु एक लंबी आह भरते हुए जवाब देता है, इन निशानों की वजह से। कायर, अभी वर्चस्विनी जी ने कहा था ना कि उन्होंने खुद देखा था उस काले साए को इन निशानों के जरिए अनुराग अंकल के शरीर में घुसते हुए। हो ना हो, मुझे लगता है इन निशानों की वजह से ही उस काले साए को अनुराग अंकल का शरीर चाहिए था। वो जानता था अनुराग अंकल के हाथ पर वो निशान बने हुए हैं, इसलिए उस काले साए ने युग के सामने वो शर्त रखी थी और अनुराग अंकल का शरीर लाने के लिए पंचम गांव भेजा था, क्योंकि पंचतत्व की शक्ति उसी के पास होती है जिसके पास इंसानी शरीर होता है, और इंसानी शरीर पंचतत्व से ही बना है। जब ब्लड मून की रात काले साए ने अनुराग अंकल के शरीर में प्रवेश किया तो उसे पंचतत्व के 3 तत्व की शक्ति तो मिल ही गई, साथ में कई सारी काली शक्तियां भी मिली और वो और ताकतवर हो गया। तभी तो वो ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करने आ गया था, तारा को लेने के लिए। कछुआ भी अपना दिमाग लगाते हुए अभिमन्यु की बात से कुछ असहमत होते हुए कहता है, पर ये निशान तो युग के हाथ पर भी बने हुए हैं ना?
वो काला साया चाहता तो युग के शरीर में भी प्रवेश कर सकता था ना। मेरी तो अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उस काले साए को अनुराग अंकल का शरीर ही क्यों चाहिए था। वो युग का शरीर भी ले सकता था, उसमें प्रवेश कर सकता था। अभिमन्यु तुरंत बिना रुके जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि तू खुद देख सकता है, युग के हाथ पर 5 निशान नहीं बने हुए हैं। उसके हाथ पर बस 4 निशान ही बने हुए हैं। वो भक्षानर की आंख वाला निशान नहीं बना है। इसी वजह से उसने युग की बॉडी नहीं ली। शायद वो जानता था 5वां निशान आने में देर लगे। वो और इंतजार करता, उससे पहले ही उसके पास यामिनी आ गई। उसने यामिनी को कैद कर लिया और उसी का फायदा उठाकर उसने युग से अनुराग अंकल का शरीर मंगवाया जो पंचम गांव में था। अब कछुए को भी अभिमन्यु की बातें बिल्कुल ठीक लगने लग जाती हैं। वो उसकी बातों से सहमत होने लग जाता है, इसलिए पलटकर फिर कोई सवाल नहीं पूछता है। चटर्जी भी अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, इसका मतलब युग के हाथ पर ये निशान खुद ब खुद नहीं आए हैं बल्कि दिए गए हैं। युग मुंह बनाते हुए कहता है, दिए गए हैं मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो चटर्जी? चटर्जी युग को समझाते हुए कहता है, मतलब ये युग के निशान 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो हमें जन्म से मिलते हैं। इतना कहकर चटर्जी तारा का हाथ युग को दिखाते हुए कहता है, जैसे ये तारा के हाथ का निशान। ये निशान इसके हाथ पर बचपन से है, तब से इसका जन्म हुआ था। वर्चस्विनी चटर्जी की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ ये निशान शायद तारा के हाथ पर जन्म से ही है। जब वो मुझे कार की डिग्गी में मिली थी तब उसके हाथ पर ये निशान बना ही हुआ था। युग चटर्जी से पूछता है, और दूसरे किस प्रकार के निशान होते हैं? चटर्जी जवाब देता है, और दूसरे वो निशान होते हैं जो किसी खास मकसद के लिए दिए जाते हैं, पारलौकिक शक्तियों द्वारा। युग फिर पूछता है, पारलौकिक शक्ति के द्वारा? कैसी पारलौकिक शक्ति? चटर्जी एक लंबी आह भरने के बाद जवाब देता है, भूत, प्रेत, पिशाच, डायन और खासकर वो काले साए, ये सब पारलौकिक शक्ति ही है। उस काले साए ने ही तो तुझे ये निशान दिए हैं, वो भी एक एक करके। कायर चटर्जी से पूछता है, उस काले साए ने एक एक करके क्यों युग के हाथ पर निशान दिए? वो चाहता तो एक साथ ही 5 निशान दे देता। ऐसा करने से उसे अनुराग अंकल के शरीर की जरूरत ही नहीं पड़ती। चटर्जी कायर की बात का जवाब देते हुए कहता है, अगर वो काला साया एक साथ युग के हाथ पर 5 निशान अपनी काली शक्तियों से बना देता तो युग का शरीर उन शक्तियों का भार ही नहीं सह पाता। वो उसी वक्त अपना दम तोड़ देता। जब एक निशान भी शरीर पर बनता है तो शरीर में बदलाव आने लग जाता है। बहुत दर्द होता है, ऐसा दर्द जिसकी दवा सिर्फ मौत हो। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर उस काले साए ने मेरा शरीर ही क्यों चुना? वो तुम सब में से भी तो किसी का शरीर चुन सकता था ना। उसके हाथ पर भी निशान बना सकता था, मेरा शरीर ही क्यों? चटर्जी परेशानी में फंसे हुए ही जवाब देता है, इस सवाल का जवाब तो सिर्फ उस काले साए को पता है कि उसने तेरा ही शरीर क्यों चुना युग, हमारा क्यों नहीं। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए युग से कहता है, युग उस काले साए ने सिर्फ तेरा नहीं बल्कि कोई और भी है जिसका उसने शरीर चुना है, उसके हाथों पर भी निशान बनाए हैं। युग बौखलाहट के साथ अभिमन्यु से पूछता है, और किसका चुना है अभिमन्यु? उस काले साए ने और किसके हाथों पर निशान बनाए हैं? अभिमन्यु जवाब देता है, तेरे पापा का युग, और कौन? अभी तो दिलीप अंकल ने बताया था कि बचपन में तेरे दादाजी जब अनुराग अंकल को लेकर आए थे उनके हाथ पर बस एक निशान बना हुआ था, बाकी के 4 निशान नहीं थे। इसका मतलब बाकी के निशान उनके शरीर पर धीरे धीरे आए। जिस तरह तेरे शरीर पर एक एक करके आए हैं उसी तरह तेरे पापा के शरीर पर भी आए होंगे। कछुआ कहता है, मतलब उस काले साए ने एक ही परिवार के 2 लोगों को चुना, बाप और बेटे को, अनुराग अंकल और युग को। युग परेशान होते हुए कहता है, पर मैं और मेरे पापा ही क्यों? अभिमन्यु जवाब देता है, पता नहीं युग, इस सवाल का जवाब तो बस उस काले साए को ही पता है। युग गुस्से के साथ कहता है, पर वो काला साया है कौन? अभिमन्यु भी गुस्से के साथ कहता है, अब वही तो पता करना है युग कि वो काला साया है कौन, और उस काले साए ने तेरे और तेरे पापा के शरीर पर ही अपनी काली शक्तियों से निशान क्यों बनाए, किसी और के शरीर पर क्यों नहीं? एक कहानी है जो अभी तक बची हुई है, हमें उस कहानी के बारे में पता करना होगा। युग अभिमन्यु को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, कैसी कहानी अभिमन्यु? अभिमन्यु युग की आंखों में देखते हुए कहता है, तेरे पापा और काले साए की कहानी, और उस कहानी में यक्षिणी भी है। आखिर तेरे पापा यक्षिणी की ये कहानी तो लिख रहे थे ना? वही कहानी तो लिखते लिखते उनकी मौत हो गई थी। अगर हमें उस काले साए का अंत करना है तो इस कहानी का पता लगाना ही होगा युग, जो कहानी अब तक छूटी हुई है। हमें पता लगाना होगा कि उस काले साए ने तेरे पापा का शरीर ही क्यों चुना, उनके शरीर पर ही निशान क्यों बनाए। तेरे पापा के बारे में जानकर ही उस काले साए के अंत तक पहुंच सकते हैं।
चटर्जी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें अनुराग अंकल की कहानी के बारे में पता लगाना ही होगा। किसी का अंत तभी किया जा सकता है जब उसके बारे में सब कुछ पता हो, तभी उसकी कमजोरी पता चल पाती है। और हमें इस वक्त उस काले साए के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कौन है और कहां से आया है। लेकिन अनुराग अंकल की कहानी के बारे में पता लगाकर उस काले साए की कहानी तक पहुंचा जा सकता है। कहीं ना कहीं उन दोनों की कहानी मिली हुई है। हमें जानना होगा कि आखिर उनके शरीर पर वो निशान कैसे आए। हमें अनुराग के बारे में पता करना होगा। युग परेशान होते हुए कहता है, पर मेरे पापा के बारे में पता कैसे करें? मुझे तो उनके बारे में कुछ नहीं पता है। जितना पता था उतना तुम सब पहले ही जानते हो। अभिमन्यु कहता है, युग तू तेरे पापा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता तो क्या हुआ? इस कमरे में कोई है जो बहुत कुछ जानता है तेरे पापा के बारे में। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी नजरें वापस से दिलीप पर टिका देता है। अभिमन्यु के कुछ कहने से पहले दिलीप खुद ब खुद बड़बड़ा पड़ता है। मैं कुछ नहीं जानता उस अनुराग के बारे में। जितना जानता था वो ये बल्लू पहले ही बता चुका है। युग बीच में बोल पड़ता है, आप झूठ बोल रहे हैं और बचपन से मुझसे झूठ ही बोलते आ रहे हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं मेरे पापा के बारे में, बस मुझे बता नहीं रहे। दिलीप गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा ना मैं तेरे बाप के बारे में कुछ नहीं जानता। तेरे एक बार में समझ में नहीं आती क्या? युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए दिलीप पर दबाव बनाते हुए कहता है, नहीं, आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बताइए उनके हाथों पर बाकी के 4 निशान कैसे आए थे? उनके साथ क्या हुआ था? दिलीप भी गुस्से भरे लहजे में बोल पड़ता है, मैं तेरे बाप के बारे में कुछ नहीं जानता कि उसके हाथ पर वो निशान कैसे आए थे। बचपन में उसके हाथ पर सिर्फ एक ही निशान था। बाकी के निशान तो उसे जवानी में आए होंगे तेरी तरह। और जब उसकी जवानी शुरू होने वाली थी उससे पहले ही मैंने उसे इस गांव से निकाल दिया था। वो चला गया था यहाँ से। उसे मैंने। दिलीप अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि वो एकदम से चुप हो जाता है, जैसे उसे कोई सदमा लग गया हो। वो कुछ सोचने लग जाता है। दिलीप कुछ सोचते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ता है, हाँ, उसे जरूर पता होगा तेरे बाप के बारे में। वो तो तेरे बाप के बारे में एक एक बात जानती होगी कि उसके बदन पर कहाँ कौन सा निशान है। उसकी जवानी तो उसी के साथ बीती है। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, किसे? आप किसकी बात कर रहे हैं? बताइए मुझे, किसे पता है मेरे पापा के बारे में? सब कुछ बताइए मुझे। कौन है वो? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।